नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुशील स्मार्ट स्टडी पर। और मैं हूं आपका दोस्त सुशील सिंह। दोस्तों, हमने पिछले 3 लेक्चर्स में समाज के ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, है ना। और आज जो है सभी की डिमांड पे मैं लेके आया हूं समाज की जीरो से हीरो थ्योरी क्लास। और आज की ये क्लास जो है उन लोगों के लिए है जो हिंदी व्याकरण में पूरे में से पूरे नंबर लाना चाहते हैं। और याद रखना दोस्तों, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही बुलंद खड़ी होगी। तो अगर आज आपने ये थ्योरी समझ ली तो यकीन मानिए आपको जीवन में कभी दोबारा समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात बता दूं कि आज हम किताबी परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे, बल्कि हम अपनी देसी भाषा और स्मार्ट ट्रिक से समझेंगे कि अव्यय भाव, तत्पुरुष और बहुब्री में असली फर्क क्या है। और हम देखेंगे कि कैसे एक ही शब्द जो है अलग अलग संदर्भों में अपना समास बदल लेता है। तो दोस्तों, अपना पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, क्योंकि आज जो है आप समाज के मास्टर बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी क्लास। तो दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं समाज के बारे में, और हम समाज को एकदम डिटेल से फुल कॉन्सेप्ट के साथ यहां समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समास। देखिए, समास एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते हैं, और आपको इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समास होता क्या है। देखिए, जो समास शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम धन आस। और जहां पे सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द। और इन्हीं दोनों के मिलने से जो है बनता है समास, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन, है ना। जहां पे किसी शब्द को संक्षिप्त कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। मतलब इसको आप सीधा सा कह सकते हैं कि समास में जो है शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है, कि मतलब शब्दों को छोटा कर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं समास। और समास का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। तो सीधा सा हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया छोटा शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो राजा का पुत्र। अब इस राजा का पुत्र को हम संक्षिप्त में राजपुत्र भी लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं समास, कि जहां पर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया छोटा शब्द, और वो भी सार्थक, मतलब उस शब्द का कोई अर्थ हो, तो बस उसे ही कहते हैं समास। अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नया और सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाते हैं, तो बस उसी प्रक्रिया को जो है समास कहते हैं। और समास विग्रह की बात करें तो देखिए, जहां पे आप किसी पदों को जो है तोड़ देते हैं, मतलब उनको अलग अलग कर दें, तो ये अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं समास विग्रह। जैसे अगर हम बात करें, बोले नील कमल, तो अगर इसको हम इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। उसी तरह जैसे हम बात करें राजपुत्र, तो अगर राजपुत्र का हम इसको हम तोड़े, इस पद को, पूरे समस्त पद को अगर हम तोड़े, तो इसको हम बोल सकते हैं राजा का पुत्र। तो यहां पर जो है इस पूरे पद को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तो इसी तोड़ने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं समास विग्रह। तो आप समझ गए होंगे कि समास किसे कहते हैं, और सिंपली आप याद रखना कि समास का सीधा सा अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, है ना। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट आपको यही बोल देना है कि जब जहां पे भी दो या दो से अधिक जो है स्वतंत्र शब्द मिलकर एक नया और सार्थक संक्षिप्त शब्द बना दें, तो बस उसी प्रक्रिया को बोलते हैं समास। तो अब हम बात करेंगे समास के भेद की। देखिए, मुख्य रूप से जो है समास के 6 भेद होते हैं, और इसे याद करने की एक सिंपल सी मजेदार ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक आपको कोई भी ट्रिक बताई नहीं गई होगी, तो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि टोटल समास के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। देखिए, वैसे तो समास के 4 भेद होते हैं, जिनमें आपका द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्यय भाव समास और आपका बहुब्रीहि समास। और इसी तत्पुरुष समास से 2 समास और निकले हैं, जो कि आपका है कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास। तो ये दोनों जो हैं ये तत्पुरुष समास से ही निकले हैं। तो इसीलिए जो है समास के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। तो समास के जो है भेद को याद करने की एक मजेदार ट्रिक है कि अब तक दादा, आपको याद रखना, अब तक दादा मतलब अब ए बी तक, टी के और डी डी। अभी इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा कि आ का मतलब है अव्यय भाव समास, और बा का मतलब है बहुब्रीहि समास, और ता का मतलब है
तत्पुरुष समास। उसी तरह का मतलब है कर्मधारय समास और दा का मतलब है द्वंद्व समास, है ना। उसी तरह दूसरे दा का मतलब है द्विगु समास। तो बेसिकली ये सिंपल से मैंने ट्रिक बनाई है। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है तो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप ट्रिक से जो है किसी चीज को याद करें, क्योंकि ट्रिक जो है कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। तो बेसिकली ये छोटी सी ट्रिक है जो कि समाज के भेदों को याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर हम प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण करें तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास का जो वर्गीकरण है वो सबसे सटीक माना जाता है। और इसमें देखा जाता है कि शब्दों का कौन सा हिस्सा जो है वो मुख्य अर्थ रख रहा है। आप जानते हैं कि पदों की प्रधानता के आधार पर दो पद होते हैं, एक तो पहला पद होता है और एक दूसरा पद। तो पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो अगर हम बात करें कि इनमें से पदों की प्रधानता के आधार पर जो है समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, तो उनमें आता है आपका पूर्व पद। तो पूर्व पद में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। अब ऐसा कौन सा समास है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, तो आपका अव्ययी भाव समास। तो जो अव्ययी भाव समास है इसका पहला पद जो है वो प्रधान होता है, मतलब यहां पर पूर्व पद प्रधान होता है। उसी तरह अगर हम दूसरा बात करें, दूसरे प्रकार की बात करें, तो आता है उत्तर पद। तो जो उत्तर पद है वो किसमें प्रधान होता है, तो जो आपका तत्पुरुष समास है और कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, इन तीनों में जो उत्तर पद है, मतलब उत्तर पद का मतलब होता है जो दूसरा पद है वो इसमें प्रधान होता है। अगर हम बात करें तीसरे प्रकार की, तो तीसरा है दोनों पद प्रधान। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों ही पद प्रधान होते हैं। उसी तरह अगर हम चौथे प्रकार की बात करें, तो इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो वो समास है बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में जो है कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो चलिए, आप सामने देख रहे होंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हैं, जिनमें से आपका पूर्व पद जो है पहला पद अगर प्रधान है तो वो आपका होता है अव्ययी भाव समास, जिसमें उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है तो वो आपके हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों ही समास में जो दूसरा पद है, जो उत्तर पद है, वो प्रधान होता है। अब हम बात करें दोनों पद प्रधान की, कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और अगर हम बात करें कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान हो ना ही पूर्व पद, यहां पर कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो वो समास है बहुब्रीय समास। बहुब्रीय समास में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, यहां पर जो है तीसरा पद कोई अन्य जो है पद प्रधान होता है। चलिए, तो बात करते हैं अपने पहले प्रकार के समास की। तो पहला प्रकार का समास है अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास जो है वो समास है जिसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, और वो पहला पद अव्यय होता है। आप जानते हैं कि जिसका पूर्व पद या पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और जो ये पहला पद अव्यय या उपसर्ग है ये पूरे शब्द का अर्थ बदल दे तो भी उसे हम जो है अव्यय समास कहेंगे। अगर हम कुछ पहचानने की ट्रिक की बात करें, तो अगर शब्द के शुरू में जो है कोई उपसर्ग लगा हो, आप जानते हैं उपसर्ग क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर शब्द के शुरू में अगर आपको कोई भी उपसर्ग दिख जाए, जैसे आपको यथा दिखे, प्रति दिखे, भर दिखे, आ दिखे, अनु दिखे या हर दिखे, तो वो आपका अव्यय भाव समास होगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में आपको यथा उपसर्ग दिखा। उसी तरह अगर हम बात करें प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग। वैसे आजन्म, तो आजन्म में आ उपसर्ग। तो अगर आपको शब्दों के शुरू में ये सारे उपसर्ग दिख जाएं तो वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर इस समास में शब्दों की आवृत्ति हो, मतलब कोई शब्द बार बार रिपीट करे और वो सेम ही शब्द हो, एक ही जैसा शब्द हो, तो भी वो आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो रातों रात, तो यहां एक ही शब्द की जो है आवृत्ति बार बार हो रही है, एक ही शब्द बार बार आ रहा है, तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कानो कान, जैसे घर घर, तो एक ही शब्द ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन आप ये मत कर देना कि अगर आ जाए रात दिन,
तो वो आपका अव्ययभाव समास नहीं होगा। यहां एक ही शब्द की जो है पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तो आपका वो अव्ययभाव समास होगा। तो हमारा दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि इसमें अगर दूसरा पद जो कि उत्तर पद होता है, तो अगर इसमें दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जो कारक चिन्ह है, अब कौन कौन से कारक चिन्ह, तो जैसे आपका को, से, के लिए, का, की, मैं, पर, ये शब्द निकले या इनका जो है लोप हो, तो वहां पर जो है तत्पुरुष समास होता है। तो इसको पहचानने का सीधा सा ट्रिक है कि अगर शब्दों को विग्रह करेंगे, अगर शब्द को आप अलग करेंगे, तो अलग करने पर जो बीच में कारक चिन्ह है वो आपको दिखेगा, तो इसको हम बोलेंगे तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण की बात करें तो राजपुत्र, तो अगर हम राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र, तो यहां पर आपको कारक चिन्ह का दिखने लगा। वैसे अगर हम बात करें यश प्राप्त, तो इसका विग्रह करने पर होगा यश को प्राप्त, तो यहां पर जो को कारक चिन्ह है वो निकलेगा। उसी तरह अगर बात करें गौशाला, तो इसका विग्रह होगा गायों के लिए शाला, तो यहां जो के लिए कारक चिन्ह है ये आपको दिखेगा। तो जहां भी आपको कारक चिन्ह दिखे या कारक चिन्ह निकले, तो वो आपका होगा तत्पुरुष समास। चलिए अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के भेद की। तो देखिए, तत्पुरुष समास के जो है मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं जो कि कारक चिन्हों पर आधारित हैं। तो अगर आपसे पूछे कि कारक चिन्हों पर आधारित तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से कितने भेदों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से उसके 6 भेद हैं। अब कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है आपका कर्म तत्पुरुष। देखिए, कर्म तत्पुरुष जो है इसे हम द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं, और इसमें होता क्या है कि जहां को विभक्ति का लोप हो, तो वहां जो है कर्म तत्पुरुष होता है। जैसा कि हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में आपका आता है गगन चुंबी, तो गगन चुंबी में अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो होगा गगन को चूमने वाला, है ना। तो यहां पर जो को विभक्ति है, तो को विभक्ति का यहां लोप हो रहा है। उसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका वन गमन, तो इसका हम अगर विग्रह करें तो होगा वन को गमन, तो यहां जो को विभक्ति है इसका लोप हो रहा है ना। तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि जैसे वन गमन है, तो यहां गमन है, इस गमन क्रिया का जो है प्रभाव वन पर पड़ रहा है, इसलिए जो है को का प्रयोग हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कर्म तत्पुरुष। तो अब बात करते हैं दूसरे भेद की। तो दूसरा भेद है आपका करण तत्पुरुष, जो कि आपका तृतीय तत्पुरुष है। तो करण तत्पुरुष में होता क्या है कि जहां से या के द्वारा का लोप हो, और जो ये से और के द्वारा है ये किसी साधन के रूप में इनका उपयोग हो, तो वहां जो है करण तत्पुरुष होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि तुलसी कृत, तो तुलसी कृत का अगर हम समास विग्रह करें तो तुलसी द्वारा कृत, है ना। तो द्वारा का मतलब होता है यहां लिखा जा रहा है किसी के द्वारा, मतलब किसी के साधन का उपयोग हो रहा है, तो वो होता है आपका कर्ण तत्पुरुष। उसी तरह हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त का अगर हम विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा शोक से ग्रस्त, तो यहां जो है अगर से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो, तो वहां जो है कर्ण तत्पुरुष होता है। उसी तरह अगर हम एक और दो एग्जाम्पल को अगर हम देखें, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर डाल ले अकाल पीड़ित, तो यहां पर अकाल से पीड़ित, तो यहां जो है पीड़ा का कारण या साधन जो है वो अकाल है, तो यहां जो है आपका कर्ण तत्पुरुष होगा। चलिए अब बात करते हैं तत्पुरुष समास के तीसरे भेद की। तो तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष, और इसको चतुर्थ तत्पुरुष भी कहते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि जहां पर के लिए विभक्ति का लोप हो, तो वहां जो है संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो आप जानते हैं कि इसमें एग्जाम्पल जो है आपका आएगा रसोई घर, तो जो रसोई घर है अगर इसका हम समास विग्रह करें तो होगा रसोई के लिए घर। उसी तरह अगर हम बात करें देशभक्ति की, तो इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। वैसे अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें, तो जैसे अगला एग्जांपल है, और आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो उसी तरह अगर हम बात करें गौशाला की, तो इसका विग्रह होगा गायों के लिए शाला। तो यहां जो है जो शाला है इसका उद्देश्य गायों की सेवा है, तो मतलब जहां पर के लिए विभक्ति आ जाए तो बस वो होगा आपका संप्रदान तत्पुरुष। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले भेद की। तो तत्पुरुष समास का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को जो है पंचम तत्पुरुष बोलते हैं। देखिए, जहां से विभक्ति का लोप हो, और आपने पढ़ा था करण कारक में भी से विभक्ति का लोप हो रहा था, तो यहां जो है से विभक्ति जो आती है उसका मतलब है अलगाव के लिए, कि जहां पर कोई चीज अलग हो रही हो या डरने के अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे अगर एग्जांपल लें तो ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा ऋण से मुक्त, तो यहां कोई व्यक्ति जो है वो ऋण से अलग हो रहा है, अलगाव की बात हो रही है
है ना, तो वो होगा आपका अपादान तत्पुरुष। उसी तरह अगर हम बात करें पथ भ्रष्ट, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा पथ से भ्रष्ट। तो यहां कोई व्यक्ति जो है अपने पथ से अलग हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, मतलब यहां अलगाव दिखाया जा रहा है। तो जहां अलगाव के संदर्भ में बात हो तो वहां आपका होता है अपादान तत्पुरुष। उसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें तो आपका दूसरा एग्जांपल होगा धनहीन। तो अगर हम धनहीन का जो है समास विग्रह करें तो धन से हीन। तो यहां जो है व्यक्ति के पास जो धन है उसको अलग किया जा रहा है, तो यहां अलगाव दिख रहा है। तो जहां अलगाव हो तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो तत्पुरुष समास का अगला भेद है संबंध तत्पुरुष। देखिए संबंध तत्पुरुष जो है इसे षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है का, की, के, इसका जो है लोप हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर का, की, के विभक्ति का लोप हो तो वहां जो है संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका है राजपुत्र, तो राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। और वैसे अगर हम बात करें गंगा जल की तो गंगा जल का समास विग्रह होगा गंगा का जल। वैसे अगर हम एक और एग्जांपल लें जैसे राजभवन, तो इसका अगर विग्रह करेंगे तो होगा राजा का भवन। तो यहां जो है भवन और राजा के बीच जो है एक संबंध दिखाया जा रहा है। तो जहां संबंध की बात हो तो वहां आपका होता है संबंध तत्पुरुष। अब हमारा लास्ट भेद है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। इसे हम सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जहां में या पर विभक्ति का लोप हो तो वहां जो है अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप बीती, तो इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती। वैसे अगर हम बात करें कला प्रवीण की तो इसका समास विग्रह होगा कला में प्रवीण। तो जहां भी आपका में या पर विभक्ति का लोप हो तो वो जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे अगर बात करें घुड़सवार तो इसका समास विग्रह होगा घोड़े पर सवार। तो यहां जो है सवारी का जो आधार है वो घोड़ा है, मतलब किसी ना किसी चीज के ऊपर है। तो जहां में, पे, पर ये सभी विभक्तियां हैं तो वहां जो है आपका अधिकरण तत्पुरुष होता है। देखिए सामान्य कारकों के अलावा जो है तत्पुरुष समास के कुछ और भी भेद हैं, है ना, जो कि अक्सर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिनमें आपका आता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष जो है इसका पहला पद नकारात्मक होता है, मतलब जहां नकारात्मकता का भाव हो। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण लें तो अधर्म, तो अधर्म में यहां नकारात्मकता आ रही है, मतलब ना धर्म। वैसे बात करें अनदेखा, मतलब ना देखा हुआ। तो जहां ना, आ, अन ये सभी आपके उपसर्ग लगे हों तो वहां नए तत्पुरुष होता है। उसी प्रकार हमारा दूसरा प्रकार है उपपद तत्पुरुष। देखिए उपपद तत्पुरुष पहले हम समझ ले क्या होता है कि जो उपपद तत्पुरुष है इस समास का जो उत्तर पद है वो कोई ऐसा प्रत्यय होता है जिसका भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे आपका उदाहरण ले जलज, तो जलज का अगर हम समास विग्रह करें तो जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो इसमें जो जा है, जा का मतलब है जन्म लेने वाला। वैसे अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो कुंभकार, कुंभकार का मतलब होता है कुंभ को बनाने वाला, मतलब घड़े को बनाने वाला। तो यहां जो कार है, कार अकेला प्रयोग नहीं हो रहा है ना। जब किसी समास का दूसरा पद स्वतंत्र ना होकर किसी संज्ञा पर आश्रित हो जाए तो उसे जो है उपपद तत्पुरुष कहते हैं, है ना। अब आपका आता है लुप्त पद या मध्यम लोपी तत्पुरुष। देखिए लुप्त पद या मध्यम लोपी तत्पुरुष होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे। देखिए वैसे तो सामान्य तत्पुरुष में केवल कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन जहां विभक्ति के साथ साथ अगर पूरे के पूरे पद का लोप हो जाए, मतलब जब समस्त पद बनाते समय बीच के व्याख्यात्मक पदों का लोप हो जाए तो उसे जो है मध्यम लोपी पद कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो दही बड़ा, तो अगर हम दही बड़ा का समास विग्रह करें तो दही में डूबा हुआ बड़ा। तो यहां हो क्या रहा है कि में के साथ साथ यहां डूबा हुआ भी जो है गायब हो रहा है। तो जहां विभक्ति के साथ अगर पूरा पूरा पद भी गायब हो तो वहां मध्यम लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। वैसे अगर हम बात करें अलुप्त तत्पुरुष समास की तो समान तत्पुरुष में तो जो है जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उसमें पहले पद की विभक्ति जो है वो गायब हो जाती है। लेकिन जब हम बात करें अलुक तत्पुरुष की तो अलुक तत्पुरुष में जो है पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है और वो संस्कृत के प्रभाव के कारण जो है विभक्ति शब्द के साथ ही चिपकी रहती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो युधिष्ठिर,
तो युधिष्ठिर का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो यहां जो युधि है तो युधि में ई की मात्रा जो है संस्कृत की सप्तमी विभक्ति में को दर्शाती है, जो कि समस्त पद में भी वैसी ही बनी हुई है। तो इसका जो है, अगर एक एग्जांपल और ले लें, जैसे खेचर, तो खेचर का अगर हम विग्रह करें तो आकाश में विचरने वाला। तो खे का अर्थ होता है आकाश में, तो यहां में विभक्ति जो है ये शब्द के अंदर ही छुपी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं आपका अलुक तत्पुरुष। अब आता है आपका प्रादि तत्पुरुष। तो जब प्रा, परा, अप, अति, सु, कु, दु जैसे जो है उपसर्ग ये संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताएं, जैसे बुराई, अच्छाई या उसकी अधिकता, तो वहां जो है प्रादि तत्पुरुष होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है सुपुत्र। तो सुपुत्र का मतलब होता है श्रेष्ठ पुत्र, तो यहां जो है पुत्र की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है। तो सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो जहां भी अगर कोई उपसर्ग आगे लगा हो और वो संज्ञा की विशेषता बताए तो बस उसी को बोलते हैं प्रादि तत्पुरुष। अब आता है आपका तीसरा समास, जो कि है कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास क्या होता है कि इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण और दूसरा पद जो है वो विशेष होता है। मतलब यहां जो है एक पद जो दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो अगर हम ट्रिक की बात करें इसको आप समझेंगे कैसे, तो अगर विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आए तो वहां जो है कर्मधारय समास होगा। अगर हम उदाहरण देखें तो चरण कमल, तो अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो आएगा कमल के समान चरण। तो मतलब यहां चरणों को जो है चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है। वैसे हम बात करें नीलकंठ, तो नीलकंठ का समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ, मतलब कंठ की विशेषता है कि कंठ नीला है। वैसी बात करें महापुरुष, तो अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। तो यहां पुरुष की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है। तो पुरुष जो है ये विशेष है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष बोलते हैं। और विशेषण का मतलब होता है कि जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो महान वर्ड आपका विशेषण है। तो फिलहाल इसे बोलते हैं कर्मधारय समास, जहां विशेषण और विशेष से ये दोनों ही पद आते हैं और दोनों के बीच तुलना हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। अब आपका आता है द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद मतलब पहला पद अगर वो संख्यावाचक विशेषण हो और वो किसी समूह या समाहार का बोध कराए तो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। और इसको पहचानने का सीधा सा एक ट्रिक है कि इसका जो पहला शब्द होगा वो हमेशा संख्या होगी, मतलब एक से लेकर वो अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। साथ ही में विग्रह करने पर जो है अंत में का समूह या का समाहार शब्द आता है। अगर हम उदाहरण लें तो जैसे बात करें त्रिलोक, तो त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोकों का समूह। वैसी बात करें पंचवटी, तो पंचवटी में पांच वटों का समूह। वैसी बात करें दोपहर, तो दो पहरों का समूह। तो इन सभी में हो क्या रहा है कि पहला पद जो है वो संख्यावाची है और आपका जो है ये किसी समूह की ओर संकेत कर रहा है कि तीन लोकों का समूह, वैसे पांच वटों का समूह, वैसे दो पहरों का समाहार, तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले समास की। तो अगला समास है आपका द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों का जो है अपना अलग अलग महत्व होता है। अगर हम इसमें बात करें इसके पहचानने की ट्रिक की कि आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए दोनों शब्दों के बीच में आपको योजक चिन्ह दिखेगा और जो है इसका विग्रह करने पर और या अथवा ये सभी शब्द आएंगे। तो जहां भी अगर आपको बीच में विग्रह करने पर और या अथवा ये सभी शब्द दिख जाएं तो आपका होगा द्वंद्व समास। साथ ही में अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि द्वंद्व समास के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे हम बात करें माता पिता, तो देखिए माता पिता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। वैसे बात करें रात दिन की, तो रात दिन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा रात और दिन। तो यहाँ जो दोनों शब्द हैं इनका अपना एक महत्व है ना, और साथ ही में इनके बीच में आपको योजक चिन्ह भी दिख रहा है। और अगला एग्जांपल लें खट्टा मीठा, तो इसका विग्रह होगा खट्टा या मीठा। तो फिलहाल ये सभी जो हैं आपके द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। साथ ही में अगर हम कुछ और तरीके से समझे कि द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे, तो सीधा सा आप ये याद रखना कि इसमें जो दोनों पद हैं वो बराबर ही प्रधान होते हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के उल्टे या पूरक होते हैं।
साथ ही में बीच में जो है योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर और या ये सभी शब्द आते हैं। तो फिलहाल ऐसे आप पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। चलिए अब बात करते हैं द्वंद्व समास के प्रकार की। देखिए द्वंद्व समास के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो है द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है इतरेतर द्वंद्व समास। देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें दोनों पद जो हैं वो एक दूसरे से और के द्वारा जुड़े होते हैं, मतलब दोनों के बीच में आपको और दिखेगा, और साथ ही में दोनों का जो है अपना अलग अस्तित्व होता है। अगर इसके हम ट्रिक की बात करें तो आप पहचानने के लिए सिंपल सा ट्रिक है कि जोड़ने पर आपको और दिखेगा, मतलब आपको और अगर दिख जाए बीच में तो आप समझ जाइए वो इतरेतर द्वंद्व समास है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण की बात करें तो माता पिता, तो अगर हम इनका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा माता और पिता। तो इसमें आपको और बीच में दिख रहा है, जहां भी और दिखे तो वो आप समझ जाइए इतरेतर द्वंद्व समास होगा। वैसे ही भाई बहन, तो भाई बहन का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो होगा भाई और बहन, तो इसमें भी आपको और दिखा तो ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है। वैसे ही सीताराम, तो सीताराम का समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा सीता और राम। तो जहां भी आपको बीच में जोड़ने पर और दिख जाए तो समझ जाइए वो इतरेतर द्वंद्व समास है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने दूसरे टाइप पर, जो कि आपके द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार है। तो आपका दूसरा प्रकार है वैकल्पिक द्वंद्व। देखिए इसमें जो है दोनों पदों के बीच में या अथवा अथवा का विकल्प होता है, और ये शब्द जो है अक्सर एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर इनके पहचानने की बात करके आप इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसकी ट्रिक है कि जोड़ने पर या आए। अगर आप जोड़ रहे हैं तो उसके बीच में आपको या दिखेगा। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो पाप पुण्य, तो जब आप पाप पुण्य का विग्रह करेंगे तो होगा पाप या पुण्य। तो यहां दो पदों के बीच में आपको अगर या दिखे तो आप समझ जाइए वो वैकल्पिक द्वंद्व है। जैसे बात करें थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत का अगर हम समास विग्रह करें तो होगा थोड़ा या बहुत। तो इसमें भी आपको अगर या दिखा है तो वो वैकल्पिक द्वंद्व होगा। इसी तरह हार जीत, तो हार जीत का समास विग्रह होगा हार या जीत। तो सिंपल सा है कि जहां पर भी बीच में आपको या दिख जाए या दोनों के पदों के बीच में आपको अथवा दिख जाए तो समझ जाइए वो आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास है। चलिए अब बढ़ते हैं द्वंद्व समास के अगले प्रकार पर। तो द्वंद्व समास का अगला प्रकार है समाहार द्वंद्व। तो समाहार द्वंद्व में होता क्या है कि इसमें दोनों पद मिलकर जो है एक समूह या विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, और इसमें जो है शब्दों के साथ साथ उनके जैसे अन्य अर्थ भी शामिल होते हैं। जैसे अगर हम इसके पहचानने की ट्रिक की बात करें कि कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल है कि विग्रह करने पर आदि या इत्यादि आए, मतलब या तो आदि आए या इत्यादि आए, तो आप समझ जाइए कि वो समाहार द्वंद्व है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की हाथ पांव, तो जब अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा हाथ पांव आदि। वैसे ही बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो चाय वाय, तो इसका विग्रह करेंगे तो आएगा चाय इत्यादि, मतलब नाश्ता पानी की बात हो रही है। वैसे अगला एग्जांपल लें कपड़ा लत्ता, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा कपड़ा इत्यादि, मतलब पहनने की वस्तुएं। तो ये सभी जो है आपका समाहार द्वंद्व है। अब ये हमारा समास का अंतिम और लास्ट प्रकार है, जो है बहुब्रीय समास। देखिए बहुब्रीय समास अगर आपसे पूछे तो बहुब्रीय समास के बारे में आप इतना जान लीजिए कि अगर इसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि यहां दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करें, तो बस वही होता है आपका बहुब्रीय समास। और सिंपल सा है, बहुब्रीय समास जो है ये किसी ना किसी का पर्यायवाची होता है। आप याद रखिएगा, या तो वो किसी देवी देवताओं का नाम होगा या तो वो किसी शब्द का पर्यायवाची होगा। और साथ ही में विग्रह करने पर जो है इसके अंत में अक्सर जिसका, जिसकी, जिसके या वह आ जाए, तो आप समझ जाइए कि वह जो है बहुब्रीय समास है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आपका एग्जाम्पल है दशानन। तो देखिए दशानन का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा 10 है आनन जिसके, मतलब 10 सिर है जिसके। तो जैसे ही आपके मन में दशानन शब्द आता है तो तुरंत ही आप रावण की ओर इशारा करते हैं, मतलब आप रावण को सोचने लगते हैं। वैसे अगर बात करें लंबोदर, तो लंबोदर का समास विग्रह होगा लंबा पेट है जिसका, और लंबा पेट है जिसका, तो यहां आपके मन में एक छवि बनती है गणेश जी की। तो सिंपल सा है कि अगर आपको तीसरा कोई अर्थ दिख जाए या आपको कोई मन में आपके कोई तीसरी छवि बन जाए, तो बस वही आपका होता है बहुब्रीय समास। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की समास की पूरी थ्योरी की क्लास, और आज हमने किताबी भाषा को छोड़ के अपनी भाषा में समझा कि कैसे पदों की प्रधानता और विग्रह के आधार पर समास को पहचाना जाता है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब भी आप किसी शब्द को देखेंगे तो रटने की बजाय आपके दिमाग में आज की ये क्लास और कॉन्सेप्ट अपने आप घूमने लगेंगे। और अगर आपने आज के नोट्स बनाए हैं तो यकीन मानिए आपने समाज के चैप्टर को हमेशा के लिए अपनी मुट्ठी में कर लिया है। और थ्योरी पढ़ने के बाद अब एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कमल नयन का समास विग्रह क्या होगा और इसमें कौन सा समास है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने छात्रों ने आज के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा है, और आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है और थ्योरी पढ़ना थोड़ा धैर्य का काम है, और जो छात्र ये धैर्य दिखाते हैं सफलता भी उन्हीं के कदम चूमती है। तो आपने आज अपनी सफलता की नींव रख दी है, और अगर आज की ये थ्योरी क्लास आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के बाकी टॉपिक्स जैसे संधि, कारक या अलंकार की भी ऐसी ही थ्योरी क्लास लेकर आऊं, तो वीडियो को लाइक करें और सुशील स्मार्ट स्टडी को अपना प्यार देते रहें। तो कल मिलते हैं एक नए जोश और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू।